हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सब बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप घर पे सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। भाई देखो, हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। यानी हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे आदर्श और अनादर्श विलयन के बारे में। सबसे पहले पिछले वाले टॉपिक को थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ ताकि आपको जो बातें हैं सही तरीके से समझ में आए और आपको याद भी हो जाए। सबसे पहले बात की थी मैंने आदर्श विलयन के बारे में। मैंने कहा था आपको केवल 5 पॉइंट याद रखने। पहला पॉइंट क्या था? वह विलयन जो प्रत्येक सांद्रता पर राउल्ट के नियम की पालना करता है उस विलयन को बोलते हैं हम आदर्श विलयन। यानी जैसा ग्राफ राउल्ट के नियम में बना था वैसा का वैसा ग्राफ किसमें बनता है? आदर्श विलयन में। दूसरा पॉइंट क्या बताया था मैंने आपको आदर्श विलयन के बारे में कि इसमें जो सैद्धांतिक वाष्पदाब है वो प्रायोगिक वाष्पदाब के बिल्कुल बराबर होता है। सैद्धांतिक वाष्पदाब कैसे निकालोगे आप? राउल्ट के नियम से। और प्रायोगिक वाष्पदाब कैसे निकालोगे आप? या तो आप बैरोमीटर की हेल्प लोगे या आप मैनोमीटर की हेल्प लोगे। दोनों की वैल्यू बिल्कुल क्या आएगी भाई? बराबर। तीसरी बात क्या बताई थी कि इसके अंदर जो आयतन में परिवर्तन होता है, ये जो डेल्टा वी मिक्सिंग होती है वो इक्वल टू क्या होती है? अपने पास 0 होती है। बताई थी आपको। चौथी बात क्या बताई थी आपको कि यहाँ पर जो डेल्टा एच मिक्सिंग है वो भी क्या होती है? अपने पास 0। यानी इस विलयन में जो एंथैल्पी परिवर्तन होगा उसका मान भी कितना होगा भाई? 0। जितनी एनर्जी आप बॉन्ड को तोड़ने में दोगे उतनी एनर्जी बॉन्ड के फॉर्मेशन में क्या हो जाती है भाई? रिलीज। तो डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होती है? हमारे पास 0। बात क्लियर है? इसके अलावा लास्ट इंपॉर्टेंट बात आपको ये बताई थी कि इसके अंदर जो विलय विलय और विलायक विलायक के अंदर जो आकर्षण है वो विलयन के आकर्षण के बिल्कुल क्या होते हैं? बराबर। यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी के। यानी जैसा सोल्यूट होगा, जैसा सोलवेंट होगा वैसा ही आपका सोल्यूशन बनेगा। उसका एग्जाम्पल बताया था मैंने आपको। नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेप्टेन, इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, काफी 5-7 एग्जाम्पल बताए थे और वो एग्जाम्पल आपको शायद याद भी हो गए होंगे। तो ये तो बात थी अपने पास आदर्श विलयन के बारे में। फिर हमने बात की थी नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। तो हमने कहा था अगर आइडियल सॉल्यूशन में डिफरेंट कंडीशन हो रही है तो उस विलयन को बोलेंगे नॉन आइडियल। उसमें हमको 5 बातें थी कि राउल्ट के नियम से विचलन दिखाते हैं, यानी राउल्ट का नियम इसमें चेंज होगा, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। दूसरी बात क्या थी कि उसमें सैद्धांतिक वाष्पदाब प्रायोगिक वाष्पदाब के बिल्कुल बराबर नहीं होगा, नॉट इक्वल टू था अपने पास। डेल्टा एच मिक्सिंग में नॉट इक्वल टू 0 होगी, डेल्टा वी मिक्सिंग में नॉट इक्वल टू 0 होगी, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बी नॉट इक्वल टू क्या होंगे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी के। यानी विलय विलय और विलायक विलायक के अंदर जो आकर्षण है वो विलयन के आकर्षण बल के बिल्कुल बराबर नहीं होंगे, वो बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। इस आधार पर हमने जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन था उनको 2 भागों में बांटा था, एक तो पॉजिटिव वाला और एक नेगेटिव वाला। यानी एक तो बताया था आपको धनात्मक अनादर्श विलयन और एक आपको बताया था ऋणात्मक अनादर्श विलयन। धनात्मक अनादर्श विलयन की बात मैं पिछले वाले लेक्चर में कर चुका हूं। उसमें मैंने आपको 5 बातें बताई थी। पहली बात क्या थी? वे राउल्ट के नियम से धनात्मक विलयन दिखाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने आपको बताया था कि वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ बी वो किससे ज्यादा थे भाई? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी से। ये बात इंपॉर्टेंट थी। मतलब विलयन के अंदर अट्रैक्शन कम थे। अगर अट्रैक्शन कम होगा तो वाष्पदाब अपने आप ही ज्यादा हो जाएगा। तो हमने कहा था कि यहां पर जो पी ऑब्जर्व है, यानी यहां पर जो प्रायोगिक वाष्पदाब है वो सैद्धांतिक वाष्पदाब से क्या होता है? ज्यादा। बात क्लियर थी? तीसरी बात क्या बताई थी आपको कि यहाँ डेल्टा वी ग्रेटर देन क्या होगा अपने पास? 0। यानी डेल्टा वी मिक्सिंग की वैल्यू क्या है अपने पास? पॉजिटिव आएगी। इसके अलावा चौथी बात क्या बताई थी आपको? डेल्टा एच मिक्सिंग भी क्या होगी अपने पास? ग्रेटर देन 0। यानी ये वैल्यू भी अपने पास क्या आएगी भाई? पॉजिटिव। और लास्ट ये 4 बातें थी अपने पास, इसके अलावा कोई बात नहीं थी। और एक अपने पास ग्राफ था। ग्राफ कैसा बनेगा भाई? ये तो अपने पास राउल्ट के नियम का ग्राफ हो गया और यहां पर ग्राफ क्या होगा? ऊपर जाएगा क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव है, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये 5 बातें मैंने आपसे धनात्मक अनादर्श विलयन के बारे में की थी। शायद आपको ये बात समझ में भी आ गई होगी। बात क्लियर है कि यहां पर जो प्रायोगिक वाष्पदाब है वो सैद्धांतिक वाष्पदाब ज्यादा होता है। यहाँ जो डेल्टा वी है वो ग्रेटर देन 0 होती है। यहाँ पे जो डेल्टा एच है वो ग्रेटर देन 0 होती है। और इसके अलावा हमने बात की थी इसके एग्जाम्पल की। आज मैं बात करूंगा इस धनात्मक अनादर्श विलयन के एग्जाम्पल के द्वारा, जिससे आपको ये जो अट्रैक्शन वाला पॉइंट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा कि सर ये अट्रैक्शन जो थे, आपने कहा सर विलय विलय और विलायक विलायक के अंदर जो आकर्षण थे वो ज्यादा थे किसकी तुलना में? विलयन की तुलना में। इसका मतलब तो ये हुआ सर जब ये दोनों मिलकर विलयन का निर्माण करेंगे तो इनमें आकर्षण बल कम हो जाएगा। तो सर आप हमको ये बताइए कि ये आकर्षण बल कम हुए तो हुए क्यों? ऐसा क्या हो गया कि विलय विलायक को मिलाने के बाद जो विलयन बना उसमें आकर्षण बल क्या हो गए? कम। तो मैंने कहा था आपको मैं एक एग्जांपल से आपको पूरी बातें क्लियर कर दूंगा, क्योंकि अगर आपको पता है, अगर आपको ये कहानी समझ में आ जाएगी तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा, आपको ये भी समझ में आ जाएगा और आपको ये भी समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैंने आपसे कहा था डेल्टा वी ग्रेटर देन 0 क्यों होता है कि जो ए और बी है ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, रिपल करते हैं, क्योंकि इनके अंदर अट्रैक्शन क्या होते हैं? वीक। अगर दूर भागेंगे बताओ वॉल्यूम बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? तो डेल्टा वी ग्रेटर देन 0 था और यहां पे भी डेल्टा एच क्या होगा? ग्रेटर देन 0। अब मैं लेता हूं आपके पास एग्जांपल। किसके एग्जांपल? धनात्मक अनादर्श विलयन के। काफी सारे एग्जांपल है, एक एग्जांपल से मैं बात एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद आपको कहानी समझ में आ जाएगी। एग्जांपल देखो आप, इसका एग्जांपल क्या होगा? ध्यान से देखना। एग्जांपल ले लिया मैंने, इथाइल एल्कोहल प्लस
साइक्लोहेक्सेन। देखो आप ध्यान से, क्या ले लिया एग्जांपल मैंने, इथाइल अल्कोहल ले लिया, इसको क्या बोलते हैं अपन, इथाइल अल्कोहल, यानी एथिल अल्कोहल कहने का मतलब क्या होगा, अल्कोहल होगा। और ये क्या अपने पास साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन क्या होती है, साइक्लो मतलब साइकिल होगी, हेक्सेन का मतलब कितने कार्बन होंगी, 6 की। तो देखो आप 1 2 3 4 5 और 6 हो गई साइक्लोहेक्सेन। ये अपने पास साइक्लोहेक्सेन हो गई और ये अपने पास होगी इथाइल अल्कोहल। इन दोनों को ये जो एग्जांपल है वो एग्जांपल किसका है भाई, ये एग्जांपल है धनात्मक अनादर्श विलयन का। किसका एग्जांपल है, धनात्मक अनादर्श विलयन का। कैसे होगा एग्जांपल, आपने कहा था कि सर जब पॉजिटिव अनादर्श विलयन होगा यानी धनात्मक अनादर्श विलयन होगा, उसमें जो विलय विलय है, उसमें जो विलय विलय और विलायक विलायक के जो आकर्षण है वो विलयन की तुलना में क्या होंगे, ज्यादा होंगे। मतलब ये सोल्यूट है, ये सोलवेंट है, वो ये सोलवेंट और ये अपने पास सोल्यूट है, तो इनके अंदर आकर्षण तो ज्यादा होंगे और विलयन के अंदर आकर्षण क्या होंगे भाई, कम। यानी इन दोनों को मिलाने पर जो विलयन बनेगा उसमें आकर्षण बल क्या होंगे, कम। ऐसा क्या हो गया, हमको ये देखना है कि ऐसा इन दोनों को मिलाने पर क्या हो गया कि आकर्षण बल विलयन में क्या हो गए, कम। अब आप देखो, आप पहले मैं ले रहा हूं एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल क्या होगा भाई, C2H5OH, ये होगा। यहां भी देख लो आप C2H5OH, ऐसा ही होगा। यहां भी देख लो आप C2H5OH, ऐसा ही होगा। अब आप देखो इन दोनों के बीच बताओ हाइड्रोजन बंध बनेगा नहीं बनेगा। मैंने आपको बताई थी परिभाषा हाइड्रोजन बंध की, क्या बताई थी हाइड्रोजन की परिभाषा, कि जब हाइड्रोजन परमाणु दो ऋण विद्युतीय तत्वों के मध्य आता है, क्या बताई थी परिभाषा, कि जब हाइड्रोजन परमाणु दो ऋण विद्युतीय तत्वों के बीच में आता है तो एक तरफ तो सहसंयोजक बंध से और एक तरफ अतिरिक्त बंध से बन जाता है। ये जो अतिरिक्त बंधन बनता है इस बंधन को बोलते हैं हाइड्रोजन बंध। क्या बोलते हैं इसको भाई, हाइड्रोजन बंध। वापस सुनो, जब हाइड्रोजन परमाणु दो ऋण विद्युतीय तत्वों के बीच में आता है तो एक तरफ तो सहसंयोजक बंध से और एक तरफ इस अतिरिक्त बंध से बन जाता है। इस बंध को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलते हैं भाई, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि जब इथाइल अल्कोहल था इथाइल अल्कोहल, जब इथाइल अल्कोहल था तो उनमें बंधन कैसे थे भाई, हाइड्रोजन बंध थे। कैसे बंध थे, हाइड्रोजन बंध थे। आप जानते हो हाइड्रोजन बंध दुर्बल होते हैं, ऐसे तो दुर्बल है, लेकिन अगर मैं बात करूं वांडरवाल की तुलना में, अगर मैं वांडरवाल की तुलना में बात करूं तो इसकी तुलना में तो क्या होंगे, ज्यादा होंगे। हाइड्रोजन बंध ऐसे तो दुर्बल बंध होता है, लेकिन वांडरवाल बंध की तुलना में क्या होता है भाई, प्रबल बंध होता है। पता आपको इस चीज के बारे में, यह आपको पढ़ाया जाता है 11वीं के अंदर। हाइड्रोजन बंध ऐसे तो दुर्बल बंध है, लेकिन वांडरवाल की तुलना में क्या होता है भाई, स्ट्रॉन्ग। अब आप सोचो, जब आपके साथ ओनली फॉर ओनली एथिल अल्कोहल था तो केवल और केवल कौन से बंध थे, हाइड्रोजन बंध। मैं कहूंगा वांडरवाल बंध नहीं थे, मतलब इसके अंदर स्टेबिलिटी क्या थी, ज्यादा। लेकिन आपने इसके अंदर क्या मिला दिया भाई, साइक्लोहेक्सेन। जैसे आप साइक्लोहेक्सेन मिलाओगे तो देखो ये जो साइक्लोहेक्सेन है इसके बीच में आ जाएगी, यहां पर देखो ऐसे इसके बीच में आ जाएगी। और जब ये साइक्लोहेक्सेन इसके बीच में आ जाएगी इस प्रकार से, जब ये साइक्लोहेक्सेन इस एथिल अल्कोहल के बीच में आ जाएगी तो बताओ बंधन को रोकेगी नहीं रोकेगी, क्योंकि बंधन कब बनता, जब ये ऑक्सीजन एटम और ये ऑक्सीजन एटम के बीच में कौन होता, हाइड्रोजन एटम। लेकिन मैं कहूंगा जैसे आपने साइक्लोहेक्सेन को डाला तो साइक्लोहेक्सेन दोनों एथिल अणुओं के क्या आ गई, बीच में आ गई, बीच में। और जब ये बीच में आ जाएगी तो बताओ हाइड्रोजन बंध बन पाएगा क्या, नहीं बन पाएगा। और जब हाइड्रोजन बंध ही नहीं बनेगा बताओ अट्रैक्शन कमजोर होंगे कि नहीं होंगे, कि पहले तो बंध हाइड्रोजन बंध थे, मतलब पहले तो बंध प्रबल थे, लेकिन जैसे आपने साइक्लोहेक्सेन मिलाया वो साइक्लोहेक्सेन उन बंधों के बीच में आ गया और उन बंधों के बीच में आ जाने के कारण यहां पर बंधन दुर्बल हो गए। अब थोड़ी बनेगा भाई हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध कब बनता, जब ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के संपर्क में आता। लेकिन यहां पर तो बीच में कौन आ गई, साइक्लोहेक्सेन। और इस साइक्लोहेक्सेन के आ जाने के कारण बताओ यहां पर क्या हाइड्रोजन बंध बनेगा क्या, और हाइड्रोजन नहीं बनेगा। मतलब यहां पर तो देखो, यहां पर तो अट्रैक्शन क्या है, ये वाले अट्रैक्शन तो क्या है भाई, ये वाले अट्रैक्शन तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, प्रबल आकर्षण है। लेकिन बताओ ये वाला जो अट्रैक्शन होगा इसके बीच में बताओ वीक अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा, होगा दुर्बल आकर्षण। मतलब यहां पर तो आकर्षण बल दुर्बल है और यहां पर आकर्षण बल क्या है, प्रबल। इसका मतलब ये हुआ जैसे ही आपने साइक्लोहेक्सेन को मिलाया तो वो दोनों के बीच में आकर्षण बल को क्या कर दिया, कम। और जैसे आकर्षण बल कम हो जाएंगे बताओ वाष्प दाब का मान ज्यादा होगा कि नहीं होगा। और अगर वाष्प दाब का मान ज्यादा हो गया तो ग्राफ जाएगा ऊपर, उस ग्राफ को क्या बोलते हैं हम, धनात्मक अनादर्श विलयन, यानी विलयन तो कहलाएगा धनात्मक अनादर्श विलयन। और जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ किसका होगा भाई, धनात्मक अनादर्श विलयन का। तो बात समझ में आ गई आपको। इसका मतलब क्या हुआ कि आप कुछ ऐसे कंपोनेंट लोगे जिनमें पहले से बंधन प्रबल थे, लेकिन जैसे आपने दूसरा कंपोनेंट उसमें मिलाया तो उसके अंदर बंधन क्या हो गए, कमजोर। और बंधन के कमजोर हो जाने के कारण उसके वाष्प दाब का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा। और अगर वाष्प दाब का मान यानी वाष्प दाब का मान ज्यादा हो रहा है तो विलयन कैसा कहलाएगा भाई, धनात्मक अनादर्श विलयन। ध्यान से देखिए आप इस चीज को बोर्ड पर।
विलियन कैसा कहलाएगा भाई? धनात्मक अनादर्श विलियन। शायद आपको कहानी समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूं। बात क्लियर है? क्योंकि हमने वहां पर क्या कहा था भाई? हमने वहां पर कहा था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहां लिख देता हूं, हमने कहा था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ बी मच ग्रेटर देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी। यानी विलियन के अंदर जो आकर्षण बल होंगे वो कम होंगे। क्यों होंगे कम? देखो, जब विलियन नहीं बना था, जब केवल और केवल एथिल अल्कोहल था, तो सुनो, एथिल अल्कोहल में कौन से बनते भाई? हाइड्रोजन बनते। ठीक है, अगर मैं साइक्लोहेक्सेन की बात करूं तो साइक्लोहेक्सेन में कौन से बंध होंगे भाई? वान डर वाल होंगे भाई। दो मॉलिक्यूल जब होता है उसके वान डर वाली बंध मानते हैं हम। तो अब जब आपने इसको दोनों को मिला दिया तो जो साइक्लोहेक्सेन था वो एथिल अल्कोहल के बीच में आ जाएगा, और एथिल अल्कोहल के बीच में आ जाने के कारण यहां पर जो पहले हाइड्रोजन बंध बन रहे थे उन बंधों को क्या कर देगा? तोड़ देगा। मैं कहूंगा बंधन दुर्बल हो जाएंगे, और बंध के दुर्बल हो जाने के कारण उसका वाष्प दाब का मान क्या हो जाएगा? ज्यादा, और वाष्प दाब के मान के ज्यादा हो जाने के कारण जो विलियन बनेगा उस विलियन को बोलेंगे हम धनात्मक अनादर्श विलियन। बात क्लियर है? तो ये एग्जांपल था किसका? धनात्मक अनादर्श विलियन का। काफी सारे एग्जांपल है, लेकिन मैंने एक एग्जांपल से आपको पूरी बात एक्सप्लेन कर दी। बात क्लियर है? और बाकी एग्जांपल बता देता हूं मैं इसकी, कौन कौन से एग्जांपल होंगे। और एग्जांपल ले सकते हो आप, देखो एसीटोन ले सकते हो, एसीटोन के साथ ले सकते हो आप एथिल अल्कोहल, एसीटोन प्लस C2H5OH। इसके अलावा ले सकते हो आप एसीटोन प्लस बेंजीन। ये सारे एग्जांपल धनात्मक के हैं भाई। इसके अलावा ले सकते हो आप एसीटोन प्लस CH2 कार्बन डाइसल्फाइड। इसके अलावा ले सकते हो आप वाटर प्लस एथिल अल्कोहल। इसके आप ले सकते हो, इसके अलावा वाटर प्लस मिथाइल अल्कोहल। इसके अलावा ले सकते हो आप CCl4 प्लस CHCl3। इसको क्या बोलते हैं? क्लोरोफॉर्म। इसको क्या बोलते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये सारे के सारे एग्जांपल किसके हैं? ये सारे के सारे एग्जांपल है धनात्मक अनादर्श विलियन के। किसके एग्जांपल है? धनात्मक अनादर्श विलियन के। साफ साफ लिख देता हूं, पूरी बात क्लियर हो जाएगी। पता लग गया आपको इस चीज के बारे में? यानी धनात्मक, अगर मैं बात करूं धनात्मक अनादर्श विलियन के बारे में, तो देखो क्या क्या बातें हमको पता लगी। पहली बात क्या पता लगी? हमको पता है राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दिखाएंगे। पहली बात क्या थी हमारे पास? कि यहां पर जो P ऑब्जर्व होगा वो थ्योरेटिकल से क्या होगा? ज्यादा। यानी यहां पर जो प्रायोगिक वाष्प दाब है वो सैद्धांतिक वाष्प दाब से ज्यादा होता है। दूसरी बात क्या थी हमारे पास? डेल्टा जो V मिक्सिंग थी, यानी आयतन में जो परिवर्तन था ग्रेटर देन 0, मतलब ये वैल्यू कैसी है मेरे पास? पॉजिटिव आएगी। यही बात थी। तीसरी बात क्या थी? डेल्टा H मिक्सिंग, यानी जो एंथैल्पी परिवर्तन था वो भी क्या था? ग्रेटर देन 0, मतलब ये वैल्यू भी कैसी आएगी मेरे पास? पॉजिटिव। चौथी बात क्या थी अपने पास? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ AA एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ BB ग्रेटर देन था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन AB के। यही थी। इसके अलावा मैं बात करूं एग्जांपल कौन कौन से थे भाई इसके? एक एग्जांपल तो अभी बताया था मैंने आपको, एथिल अल्कोहल प्लस साइक्लोहेक्सेन। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है अपने पास? ले सकते हो आप एसीटोन प्लस इथाइल अल्कोहल। जानते हो ना एसीटोन क्या होता है? देखो एसीटोन ये होता है CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, इसको बोलते हैं भाई एसीटोन। फिर तीसरा एग्जांपल क्या सकते हो आप? एसीटोन प्लस बेंजीन। बेंजीन को सब जानते हैं बेंजीन कैसी होती है। चौथा एग्जांपल क्या ले सकते हो आप? एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड CH2। इसके अलावा कौन सा ले सकते हो आप? इसके अलावा ले सकते हो आप वाटर प्लस C2H5OH। इसके अलावा हो सकता है वाटर प्लस मिथाइल अल्कोहल। इसके अलावा ले सकते हो आप CCl4 प्लस CHCl3। ये काफी सारे एग्जांपल हो गए। ये एग्जांपल किसके हैं भाई? ये सारे के सारे एग्जांपल है धनात्मक अनादर्श विलियन के। कौन से एग्जांपल है? ये सारे के सारे एग्जांपल है धनात्मक अनादर्श विलियन के। ध्यान देख लो आप। तो मतलब आपको एक पॉइंट याद हो गए होंगे कि धनात्मक अनादर्श विलियन में क्या होता है? प्रायोगिक वाष्प दाब सैद्धांतिक से ज्यादा होता है, आयतन में परिवर्तन ग्रेटर देन 0 होता है, एंथैल्पी परिवर्तन ग्रेटर देन 0 होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन A एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन B भी ग्रेटर देन होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन AB से, तभी तो वाष्प दाब बढ़ रहा है। ग्राफ जानते हो ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा भाई। ग्राफ कैसा बनेगा? ये ग्राफ ऐसा बनेगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी अपने पास। ठीक है, बात क्लियर हो गई होगी। मैं आप क्या कहना चाहता हूं? बात पूरी क्लियर है? तो ये बात थी किसके बारे में? धनात्मक अनादर्श विलियन के बारे में। अब जो बात करेंगे वो बात करेंगे भाई ऋणात्मक अनादर्श विलियन। उसके बाद आपका ये आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा भाई? समाप्त। अब जो बात करने वाले हैं हम वो बात करेंगे ऋणात्मक अनादर्श विलियन। किसकी बात करेंगे हम? ऋणात्मक अनादर्श। इंग्लिश में बात करो तो बात करेंगे नेगेटिव नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नेगेटिव नॉन आइडियल सॉल्यूशन, यानी हमको किसके बारे में बात करनी है? हमको बात करनी है अब ऋणात्मक अनादर्श विलियन के बारे में। किसके बारे में बात करनी है? ऋणात्मक अनादर्श विलियन के बारे में। अब सुनो बात ध्यान से। अगर आपको धनात्मक अनादर्श विलियन के बारे में पता है तो इसके बारे में जानकारी आसानी निकाल सकते हो, क्योंकि उसका जो अपोजिट होगा वो यही तो होगा भाई।
यही तो होगा। अब सुनो, पहली बात मैंने कहा था जो पहली बात होगी वो ही हमारे काम की होगी। इसमें पहली बात क्या है कि यहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ बी इज मच लेसर देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी। मतलब क्या होगा, यहां पर तो अट्रैक्शन होंगे वीक। कैसे अट्रैक्शन होंगे यहां पर अट्रैक्शन होंगे वीक अट्रैक्शन। यहां पर तो आकर्षण कैसे होंगे, लिख दो हिंदी में, यहां पर आकर्षण होंगे दुर्बल आकर्षण। कैसे आकर्षण होंगे, दुर्बल आकर्षण होंगे। और यहां पर जो विलयन बनेगा उसमें आकर्षण कैसा होगा भाई, प्रबल आकर्षण। कैसा होगा भाई, प्रबल आकर्षण बल। मैं बात करूं स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा यहां पर। सुनो भाई, पहला पॉइंट ही काम का है क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर ही आपका ग्राफ डिपेंड करेगा। वहां पर तो हमने क्या कहा था कि ये ए क्या थे भाई, ये थे अपने पास विलय, ये अपने पास क्या था भाई बीबी, ये अपने पास था विलायक। यानी ये तो अपने पास सोलवेंट था और ये अपने पास क्या था भाई, सोल्यूट था। ठीक है, हमने जब धनात्मक अनादर्श विलयन के बारे में चर्चा की थी तो हमने वहां कहा था कि विलय विलय और विलायक विलायक के अंदर जो आकर्षण है वो विलयन की तुलना में ज्यादा होते हैं। लेकिन मैं इसमें क्या कह रहा हूं कि विलय विलय और विलायक विलायक के अंदर जो आकर्षण बल है वो विलयन की तुलना में क्या है, कम है। इसका मतलब क्या होगा, पहले तो अट्रैक्शन दुर्बल थे लेकिन जैसे ही विलयन बना तो उनमें अट्रैक्शन कैसा होगा भाई, प्रबल हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब वो दोनों अलग अलग थे तो उनमें आकर्षण बल दुर्बल थे। किसमें, विलय में और विलायक में। लेकिन हम जानते हैं जब विलयन बनेगा तो विलय विलायक को मिलाना पड़ेगा और जब आप उन दोनों को मिला दोगे तो पहले जो आकर्षण दुर्बल थे बताओ वो आकर्षण प्रबल होंगे कि नहीं होंगे। मैं कहूंगा विलयन के अंदर आकर्षण बल बढ़ गए। मतलब क्या हुआ कि विलयन के अंदर आकर्षण बल बढ़ गए। अगर विलयन के अंदर आकर्षण बल बढ़ गए तो हम जानते हैं, हमने संबंध पढ़ा है कि वाष्प दाब व्यतकोमानुपाती होता है किसके ऊपर, अंतरा आणविक आकर्षण बलों पर। किस पर होता है भाई, अंतरा आणविक आकर्षण बल। अगर आकर्षण बल बढ़ जाएंगे तो वाष्प दाब के मान में क्या आ जाएगी भाई, कम। अब आप सोचो ना, अब अगर आकर्षण बल बढ़ जाएंगे तो वे दोनों टूटेंगे नहीं। अगर टूटेंगे नहीं तो बताओ वाष्प कब बनेगी, नहीं बनेगी, कम बनेगी वाष्प। अगर वाष्प कम बनेगी तो बताओ वाष्प दाब भी कम होगा कि नहीं होगा। तो हम कहेंगे अगर आकर्षण बल बढ़ रहे हैं तो 100% वाष्प दाब में क्या आएगी, कमी। तो हम कहेंगे जो पहले हमारे राउल्ट का नियम का ग्राफ ऐसे था, जो पहले हमारे राउल्ट के नियम का ग्राफ ऐसे था, बताओ क्या ऊपर जाएगा क्या। मैं कहूंगा वाष्प दाब के मान में क्या आई है, कमी। अगर वाष्प दाब के मान में कमी आई है तो नीचे झुकेगा ग्राफ, क्योंकि हम यहाँ क्या लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं पीए नोट, यहाँ के लिखते हैं पीबी नोट लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं पीबी, यहाँ लिखते हैं पीए। मतलब वाष्प दाब के मान में क्या आई, कमी। मतलब वाष्प दाब कैसे झुकेगा, नीचे। ये जो ग्राफ है वो नीचे झुक जाएगा भाई। और ये नीचे झुकने वाला ग्राफ किसको दिखाता भाई, ऋणात्मक अनादर्श विलयन को। किसको दिखाता भाई, ऋणात्मक अनादर्श विलयन को। बात समझ में आई, पहला पॉइंट समझ में आ गया आपको। पहला पॉइंट क्या लिखोगे कि इस विलयन में क्या लिखोगे आप, इस विलयन में विलय विलय और विलायक विलायक के अंदर जो आकर्षण बल है वो विलयन की तुलना में क्या होते हैं भाई, कम होते हैं। पहला पॉइंट समझ में आ गया आपको कि इस विलयन में विलय विलय और विलायक विलायक के मध्य जो आकर्षण बल है वो विलयन की तुलना में क्या होते हैं, दुर्बल होते हैं। और दुर्बल होने का मतलब विलयन में आकर्षण बल कैसे हो गए, प्रबल। और प्रबल आकर्षण बल होने के कारण इसका जो वाष्प दाब होता है वो क्या हो जाता है भाई, कम हो जाता है। मतलब ग्राफ कैसे जाएगा, नीचे। कैसे जाएगा भाई, ग्राफ नीचे। वहां पर तो ग्राफ ऊपर गया था, यहां पर ग्राफ कैसे आ जाएगा भाई, नीचे आ जाएगा। हाइपरबोला बन जाएगा, नीचे आ जाएगा मेरे पास ग्राफ। बात क्लियर है, बात समझ आ गई आपको। आपको बस इसी पॉइंट को ध्यान रखना है, ये पॉइंट ही आपको पूरी बातें समझा देगा। क्या कह रहा है पॉइंट कि यहां पर जो विलयन के अंदर आकर्षण बल है वो विलय विलय और विलायक विलायक की तुलना में क्या है, ज्यादा। अगर आकर्षण बल ज्यादा होंगे तो हमने पढ़ा है कि वाष्प दाब किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है भाई, अंतरा आणविक आकर्षण बलों के। अगर ये आकर्षण बढ़ेंगे मतलब वाष्प दाब के मान में कमी आएगी, नहीं आएगी। अगर वाष्प दाब के मान में कमी आएगी तो आपका जो ग्राफ पहले स्ट्रेट लाइन आ रहा था बताओ वो नीचे झुकेगा, नहीं झुकेगा। मतलब नीचे झुकेगा, मतलब नीचे जाना क्या कहलाता है, नेगेटिव। इसलिए इस विलयन को क्या बोलते हैं, ऋणात्मक अनादर्श विलयन। क्या बोलते हैं भाई, ऋणात्मक अनादर्श विलयन। ध्यान से देख लीजिए आप, क्या बोलेंगे इसको, ऋणात्मक अनादर्श विलयन। बात क्लियर है। अब देखो ग्राफ कैसे बनेगा, ये बात समझ में आ गई आपको। ग्राफ देखो, ग्राफ कैसे बनेगा। तो हमको पहला पॉइंट समझ में आया, क्या समझ में आया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ बीबी इज लेसर देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी। ये समझ में आया हमको कि यहां पर तो अट्रैक्शन वीक होंगे और यहां पर अट्रैक्शन क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। अब देखो ग्राफ कैसे बनेगा। यहां पर क्या लिखा था हमने, एक्स ए बराबर 0। यहां पर क्या था, एक्स ए बराबर 1। यहां पर एक्स बी बराबर 1 था, तो यहां पर एक्स बी बराबर कितना था हमारे पास, 0। ये था। हमने ग्राफ कुछ ऐसा बनाया था राउल्ट के नियम में, पिछले वाले लेक्चरों में देख लेना, मैंने ग्राफ कुछ ऐसा बनाया था भाई। ठीक है, ये वैल्यू थी अपने पास पी ए नोट, ये वैल्यू थी अपने पास पी बी नोट। इस वैल्यू को नीचे क्यों लिखा था, क्योंकि हम जानते थे पी ए नोट क्या माना था हमने, पी ए नोट ग्रेटर देन था पी बी नोट से, ये मानकर चले थे हम। ठीक है, और ये किसके लिए वैल्यू थी, अपने पास पी ए के लिए वैल्यू थी, ये अपने पास पी बी के लिए थी, और ये पी टोटल था, पी ए प्लस पी बी, ऐसा ही था।
अब आप देखो अट्रैक्शन बढ़ रहे हैं, अगर विलियन के अंदर अट्रैक्शन बढ़ेंगे बताओ वाष्प दाब के मान में कमी आएगी नहीं आएगी? तो मैं कहूंगा आपका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। देखो ये जो ग्राफ पहले स्ट्रेट लाइन जो आ रही थी वो स्ट्रेट लाइन नीचे झुकेगी, ये लाइन नीचे झुकेगी और ये लाइन भी नीचे झुके। बताओ ऐसा आएगा नहीं आएगा? मतलब ये जो नीचे जा रहा है वो किसको दिखा रहा है? नेगेटिव। मतलब ग्राफ नीचे झुक गया, ये भी नेगेटिव है और ये भी क्या होगा अपने पास? नेगेटिव। मतलब यहां मैं बात करूं तो यहां क्या लिख सकते हैं अपन? यहां क्या लिखेंगे भाई? जो टोटल प्रेशर है वो लेस देन होगा किससे? PA नोट XA प्लस PB नोट XB। ऐसा ही तो होगा। आपने लिखा है PT इक्वल टू PA प्लस PB, मतलब PT इक्वल टू क्या था अपने पास? PA प्लस PB। डाल्टन का नियम कहता है तो PT इक्वल टू क्या होगा अपने पास? PA नोट XA प्लस PB नोट XB। निकाला था ना भाई ये। हम कह रहे हैं कि ये जो प्रेशर था वो कम हो गया, मतलब ये वाली वैल्यू घट गई। बताओ आएगा नहीं आएगा? ऐसा ही कम हो जाएगा प्रेशर। बात क्लियर है? ग्राफ आपको समझ में आ गया? बात समझ में आ रही है आपको? क्लियर है? तो ये बात थी किसके बारे में? ऋणात्मक अनादर्श विलयन के बारे में। बात क्लियर है? तो शायद आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा कि मैं क्या करना चाहता हूं। दूसरी बात क्या थी वहां पर? हमने क्या लिखा था भाई? भाई वहां तो हमने लिखा था दूसरा पॉइंट कि P ऑब्जर्व ग्रेटर देन था P थ्योरेटिकल के। ऐसा ही था। इसकी वैल्यू ज्यादा थी। बताओ इसकी वैल्यू यहां पर ज्यादा होगी क्या? मैं कहूंगा इसकी वैल्यू यहां पर क्या होगी? कम, क्योंकि वाष्प दाब में क्या ही कमी आई है ना प्रायोगिक तौर पर। तो मैं कहूंगा दूसरा पॉइंट क्या आएगा अपने लिए? दूसरा पॉइंट हमारे लिए आ जाएगा कि इस विलयन में जो प्रायोगिक वाष्प दाब है उसका मान सैद्धांतिक वाष्प दाब से क्या हो जाता है भाई? कम हो जाता है। पहला पॉइंट समझ में आ गया आपको? पहला पॉइंट क्या कहता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ AA एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ BB लेस देन होंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन AB से। दूसरी बात क्या होगी कि यहां पर जो सैद्धांतिक वो प्रायोगिक जो वाष्प दाब था उसका मान सैद्धांतिक वाष्प दाब से क्या होगा भाई? कम होगा, क्योंकि पता था हमको कि आकर्षण बल बढ़ेंगे तो वाष्प दाब में कमी आएगी नहीं आएगी? आएगी। बताओ कम होगा कि नहीं होगा? होगा। तीसरी बात क्या थी वहां पर? वहां हमने कहा था कि डेल्टा V ग्रेटर देन 0 होगा, लेकिन यहां पर डेल्टा V लेस देन 0 होगा। मतलब क्या होगा? यहां पर जो वैल्यू आने वाली है आयतन परिवर्तन की वो कैसी आएगी भाई? नेगेटिव। ऐसा क्यों हुआ? सुनो, मैंने आपसे कहा था कि मान लो आपके पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में AA रखा हुआ है, दूसरे में रखा हुआ है BB, ठीक है? इनसे मिलकर क्या बन गया अपने पास? AB। ये विलयन बन गया। अब आप सोचो इसके अंदर, इन दोनों के अंदर पहले अट्रैक्शन कैसे थे भाई? वीक अट्रैक्शन थे। कैसे अट्रैक्शन थे? वीक अट्रैक्शन। अगर इन दोनों में अट्रैक्शन वीक थे तो एक दूसरे को धक्का मारेंगे। लेकिन जब आपने जब इन दोनों को मिला दिया तो उनमें अट्रैक्शन कैसे हो गए? अच्छे। मैं कहूंगा यहां पर अट्रैक्शन कैसा है? यहां पर जो अट्रैक्शन है यानी यहां पर जो आकर्षण है वो स्ट्रॉन्ग है, प्रबल आकर्षण है। कैसा आकर्षण है? प्रबल। अगर आकर्षण प्रबल होगा बताओ A B को अट्रैक्ट करेगा नहीं करेगा? A B को पास में बुलाएगा। अगर A B को पास में बुलाएगा तो देखो आप पहले तो दूसरे को धक्का मार रहे थे, अब बताओ धीरे धीरे B A के पास में आएगा नहीं आएगा? मैं कहूंगा बताओ यहां पर ओवरलैपिंग होगी ही नहीं होगी? अगर ओवरलैपिंग होगी बताओ बंध का निर्माण होगा कि नहीं होगा? तो सोचो पहले तो ये A और B ऐसे थे, जैसे धीरे धीरे आकर्षण बढ़ेगा बताओ धीरे धीरे पास आएंगे नहीं आएंगे? और पास आते आते इन दोनों में क्या हो जाएगी? ओवरलैपिंग। और ओवरलैपिंग होते ही बताओ वॉल्यूम डिक्रीज होगा ही नहीं होगा? तो पहले भाई इतने दूर थे ना, पहले जैसे आकर्षण बल बढ़ेगा वो पास पाएंगे, पास आते आते आपस में मिल जाएंगे। बताओ ओवरलैपिंग होगी नहीं होगी? और ओवरलैपिंग का कारण बताओ यहाँ पर बंध का निर्माण होगा कि नहीं होगा? और वॉल्यूम का मान क्या हो जाएगा? कम। इसलिए वॉल्यूम क्या आएगा यहाँ पर? नेगेटिव। यानी ये वाली वैल्यू तो बढ़ जाएगी और ये वाली वैल्यू घट जाएगी। तो अपन कैसे निकालते हैं वॉल्यूम? हम कैसे निकालते हैं कि विलयन के आयतन में किसको उठा देते हैं हम? सोल्यूट प्लस सोलवेंट। ऐसा तो करते हैं। तो ये वाली वैल्यू कम है और ये वाली वैल्यू ज्यादा है तो ओवरऑल वैल्यू तो नेगेटिव होगी ना भाई? जब ये वाली वैल्यू कम है और ये वाली वैल्यू ज्यादा है तो ओवरऑल वैल्यू कम हो जाएगी, मतलब मान कैसा आएगा अपने पास? नेगेटिव। बात क्लियर हो गई? मतलब क्या हुआ कि ऋणात्मक अनादर्श विलयन में आयतन में जो परिवर्तन होता है वो ऋणात्मक होता है। क्या होता है? लेस देन 0, या आप उसे कह सकते हो ऋणात्मक। क्यों हुआ ऋणात्मक? क्योंकि यहां पर अट्रैक्शन अच्छे हैं और आकर्षण बल अच्छे हो जाने के कारण वे आपस में क्या कर लेते हैं? ओवरलैप। और ओवरलैप होने के कारण जो उसका आयतन था वो वास्तविक आयतन से क्या हो जाता है भाई? कम। इसलिए डेल्टा V का मान क्या आता है अपने पास? नेगेटिव। डेल्टा V का मान क्या आता है अपने पास? नेगेटिव। बात क्लियर हो गई होगी कि डेल्टा V का मान नेगेटिव कैसे होगा? बात क्लियर है? अब बढ़ो अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट क्या कहता है? अगला पॉइंट है कि डेल्टा H लेस देन 0 होगा। डेल्टा H क्या होगा? लेस देन 0। मतलब एंथैल्पी परिवर्तन का मान क्या होगा भाई? ऋणात्मक। ऐसा क्यों हुआ? सुनो, मैंने आपको बताया था ये अपने पास AA, ये अपने पास BB, इन दोनों से मिलकर क्या बनेगा भाई? 2AB। यही होगा। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। तो आपको बंद तोड़ने के लिए ऊर्जा देनी पड़ेगी। मान लो आपने ऊर्जा दी 10 किलो जूल, यहां भी कितनी दी आपने? 10 किलो जूल। अब बताओ पहले अट्रैक्शन दुर्बल थे कि नहीं थे? दुर्बल थे। पहले अट्रैक्शन क्या थे भाई? दुर्बल। लेकिन इसको बनने के बाद अट्रैक्शन कैसे हो गए भाई? स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। कैसे अट्रैक्शन हो गए? स्ट्रॉन्ग। यानी यहां पर आकर्षण बल क्या हो गए? अच्छे।
अगर आकर्षण बल अच्छे हो जाएंगे तो मैं कहूंगा ए बी को पसंद करेगा, मतलब ए बी के साथ क्या बनाना चाहेगा, बंध। और आप जानते हो जब भी बंध का निर्माण होता है बताओ ऊर्जा विमुक्त होती है कि नहीं होती, मैं कहूंगा ऊर्जा ज्यादा विमुक्त होगी, क्योंकि उन दोनों में अट्रैक्शन क्या है, अच्छे हैं। और जहां पर अट्रैक्शन अच्छे होंगे बंध का निर्माण होगा, और जहां पर बंध का निर्माण होगा बताओ ऊर्जा विमुक्त होगी ही नहीं होगी, मतलब सिस्टम की ऊर्जा कम हो जाएगी। और सिस्टम की ऊर्जा जैसे ही कम होगी बताओ सिस्टम स्टेबल होगा कि नहीं होगा, होगा। मतलब डेल्टा एच का मान क्या आ जाएगा यहां पर डेल्टा एच का मान नेगेटिव। और आप जानते हो जिनके लिए डेल्टा एच का मान नेगेटिव होता है उन प्रक्रमों को बोलते हैं हम ऊष्माक्षेपी प्रक्रम। क्या बोलते हैं हम, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम। और आपको पढ़ाया जाता है 11वीं में थर्मोडायनामिक्स में पढ़ाया जाता है कि ऊष्माक्षेपी प्रक्रम प्रकृति में स्थायी होते हैं। क्या होते हैं, स्थायी। स्थायी क्यों होंगे, क्योंकि यहां पर ऊर्जा का मान क्या हो जाता है, कम। और ऊर्जा का मान जैसे ही कम होगा स्थायी तो अपने आप में क्या हो जाएगा, ज्यादा। बताओ बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। अरे सोचो ना, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है, अगर अट्रैक्शन ज्यादा है तो बंध बनाना पसंद करेंगे, और अगर ये बंध बनाना पसंद करेंगे तो बताओ इनकी ऊर्जा में कमी आएगी नहीं आएगी, ऊर्जा ज्यादा बाहर निकलेगी, ऊर्जा में कमी आएगी सिस्टम की। और जैसे सिस्टम की ऊर्जा में कमी आएगी बताओ सिस्टम स्टेबल होगा कि नहीं होगा, होगा। और सिस्टम स्टेबल होगा तो डेल्टा एच का मान क्या आ जाएगा मेरे पास, नेगेटिव, क्योंकि आपने दी कम थी, निकलेगी यहां से ज्यादा, मतलब ये वाली वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, ज्यादा आएगी। अगर ये वाली वैल्यू ज्यादा आएगी मेरे पास तो डेल्टा एच का मान नेगेटिव आएगा नहीं आएगा, आ जाएगा नेगेटिव। और नेगेटिव हो जाने का अपना जो प्रक्रम हो जाएगा कैसा होगा भाई, ऊष्माक्षेपी। कैसा हो जाएगा भाई, ऊष्माक्षेपी। बात क्लियर है, कैसा हो जाएगा भाई, ऊष्माक्षेपी। क्लियर है। तो डेल्टा एच का मान क्या आ जाएगा मेरे पास, नेगेटिव। चार कौन समझ में आ गया, पता लग गया आपको। मतलब जैसा आपने धनात्मक पढ़ा था उसका अपोजिट कैसा होगा भाई, ऋणात्मक में। अब मैं आपको उसका एग्जाम्पल बता देता हूं, पूरी कहानी समझ आ गई आपको। एक अंतर की तरफ में समझा देता हूं। यहां तो ले लो आप पॉजिटिव वाले को, और यहां किसको ले लो आप, नेगेटिव वाले को। इसके लिए क्या थी भाई, पहली बात, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ बी इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी। ऐसा है, इससे क्या है आपको याद रहेगी पूरी बात। यहां पर कैसा था, अपोजिट था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ बी इज लेसर देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी, यही था। दूसरा पॉइंट क्या था, यहां पर जो सैद्धांतिक प्रायोगिक जो वास्तुदाब था वो सैद्धांतिक वास्तुदाब से ज्यादा था। यहां पर क्या था भाई, कम था, अपोजिट हो जाएगा, ये था। यहां पर डेल्टा वी ग्रेटर देन क्या था, जीरो। यहां पर डेल्टा वी लेस देन क्या होगा हमारे पास, जीरो। यहां पर डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो था, यहां पर डेल्टा एच लेस देन क्या होगा हमारे पास, जीरो। ठीक है। इसके अलावा यहां पर एग्जांपल मैंने बताए थे आपको सारे सारे। अब देखो यहां के एग्जांपल कौन कौन से होंगे। यहां का एग्जांपल होगा अपने पास फिनोल प्लस एनिलीन, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, फिनोल प्लस एनिलीन। जानते हो फिनोल क्या होता है, फिनोल ये होता है भाई, इसको बोलते हैं फिनोल। फिनोल प्लस एनिलीन क्या होती है, एनिलीन ये होती है। बेंजीन के ऊपर लगा दो आप NH2, लग गई। अब आप देखो हाइड्रोजन कैसे बनेगा, ये अपने पास होगा एनिलीन। देखो मैं बताता हूं, फिनोल तो अपने पास देखो ये हो गया, और ये अपने पास होगी एनिलीन। इस प्रकार हाइड्रोजन बच जाएंगे दोनों में, ये बन गया ना हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन परमाणु दो ऋण विद्युतों के बीच में आता है तो एक तरफ तो सहसंयोगी बंध से और एक तरफ अतिरिक्त बंध से बन जाता है। इस बंधन को क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोजन बंध। इसको क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोजन। एक एग्जांपल तो ये हो गया। दूसरा एग्जांपल ले सकते हो आप, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म CaCl3। तीसरा एग्जांपल ले सकते हो आप यहां पर, इसके अलावा ले सकते हो आप एक क्लोरोफॉर्म ले लिया आपने। दो एग्जांपल हो गए। ये तो अपने पास हो गया फिनोल प्लस एनिलीन का, एक अपने पास होगा एसीटोन प्लस CaCl3 का। ये ले सकते हो आप जल प्लस HNO3 का, ये भी इसका एग्जांपल होता है। इसके अलावा ले सकते हो आप वाटर प्लस HCl का, ये एग्जांपल भी इसका है। ये एग्जांपल भी किसका है भाई, ऋणात्मक अनादर्श विलयन का। तो ये बात थी धनात्मक और अनादर्श विलयन के बारे में। आप पहले देख लीजिए इस चार्ट को, इस चार्ट में आपको पूरी बातें क्लियर हो जाएंगी कि धनात्मक अनादर्श विलयन क्या है और ऋणात्मक अनादर्श विलयन क्या है। तो ये कहानी थी भाई आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं ताकि आपको पूरी बातें समझ में आ जाए। आदर्श विलयन के बारे में 5 बातें, राउल्ट के नियम की पालना करते हैं, सैद्धांतिक वास्तुदाब प्रायोगिक वास्तुदाब के बराबर होता है, डेल्टा V बराबर 0, डेल्टा H बराबर 0, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ AA एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन BB इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन AB। फिर हमने बात की नॉन आइडियल की, दो प्रकार के होंगे, एक तो पॉजिटिव वाले, एक नेगेटिव वाले। पॉजिटिव वाले के बारे में बात ये रही, नेगेटिव वाले के बारे में बात ये। इसके एग्जांपल आपको याद होने चाहिए, इसके एग्जांपल आपको याद होने चाहिए, ये अपने पास अंतर हो जाएंगे। तो ये कहानी थी भाई धनात्मक और ऋणात्मक अनादर्श विलयन के बारे में। अगले वाले लेक्चर में ये आपकी कहानी पूरी समाप्त होगी, राउल्ट का नियम यहां पर जाकर समाप्त हो गया भाई। अब जो हम बात करेंगे वो लास्ट टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का, उस टॉपिक का नाम है भाई अणुसंख्यक गुणधर्म। क्या नाम है उसका, उसका नाम है अणुसंख्यक गुणधर्म, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इसके बाद इसके 4 गुणधर्म आएंगे। उन चारों गुणधर्म को पढ़ने के बाद हमारा जो चैप्टर है विलयन वाला वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अब बढ़ेंगे अगले वाले चैप्टर की तरफ। हम देख लेंगे जब
लेकिन अगले वाले लेक्चर में बात किसी करेंगे हम अनुसंख्यक गुणधर्म की। जब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए, देखते रहिए।